नमस्कार साथियों, राकेश वर्मा एजुटेक चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि अपन लोग ब्लड के रिगार्डिंग क्लासेस कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में अपन ने ब्लड के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की, जिसमें अपन ने ब्लड के बेसिक कंसेप्ट्स है उनको समझने का प्रयास वो किया और उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट हम लोग आपको डिलीवर कर रहे हैं वो आप सबके लिए यूजफुल होगा और वही कंटेंट उसी कंटेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ब्लड का जो थ्योरी का जो पोर्शन है, उस पोर्शन में अपने बहुत सी चीजें हैं वो प्रीवियस क्लास के अंदर की है और आगे अपन आज नेक्स्ट ब्लड का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है उसको आगे अपन कंटिन्यू है वो करने वाले हैं। तो आप सभी से हमारा ये निवेदन रहेगा कि आप हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट है उसको ध्यानपूर्वक पढ़े और हमें बताएं कि हम आपको किस प्रकार का कंटेंट है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो आज अपन ब्लड का आगे का कंटेंट है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ब्लड है, ब्लड में जो थ्योरी का पार्ट 2 है वो आज अपन करेंगे। जो पार्ट फर्स्ट में अपन ने जहां तक रिमेनिंग पोर्शन छोड़ा था उससे आगे की पोर्शन है उससे अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आगे अपन शुरू करते हैं। राकेश वर्मा एजुटेक चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे ये सब चीजें हैं वो प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास के बारे में बताऊं तो उसमें अपन ने ब्लड की बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि ब्लड है वो क्या होता है। उसके बाद अपन ने ब्लड के ओरिजिन की बात की थी कि सबसे पहले बॉडी में ब्लड है उसका निर्माण कहाँ होता है, कहाँ बनता है। उसके बाद आफ्टर बर्थ है वो ब्लड है उसका निर्माण कहाँ देखने को मिलता है, वो कब बनता है, कहाँ बनता है, उसके अपन ने बात की। उसके बाद अपन ने बात की कि ब्लड का कंपोजिशन है वो क्या क्या होता है और ब्लड के कंपोजिशन में कौन कौन सी चीजें हैं वो प्रेजेंट होती है, उनकी अपन ने डिटेल में बात है वो की। आज अपन उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जहां से अपन ने पीछे छोड़ा था उसको वहीं से कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि आगे ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो प्रेजेंट होगी और क्या क्या चीजों की बात है वो अपन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपन WBC से स्टार्ट करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल से। कल अपन ने RBCs को कंप्लीट रूप से देख लिया था, ब्लड प्लाज्मा को कंप्लीट रूप से देख लिया था और आज अपन करेंगे WBC से स्टार्ट। तो WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनको अपन ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहता है और ये बॉडी को, जैसा कि कल भी अपन ने बात की थी या प्रीवियस क्लास में भी अपन ने बात की थी कि ये क्या करता है, बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन या कोई भी फॉरेजन सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम जो करता है वो आपकी WBCs करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स है वो करती है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स है या WBCs है, इनका फॉर्मेशन भी रेड बोन मेरो के अंदर देखने को मिलता है। आफ्टर बर्थ ये सेल्स भी कहां बनती है, रेड बोन मेरो के अंदर बनती है, ठीक है। इनका जो नॉर्मल लाइफ स्पान होता है या इनका जो जीवन काल होता है, WBCs का जो लाइफ स्पान होता है वो कुछ घंटों से लेके कुछ ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इनके फर्दर टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप में डिवाइड होती है, जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में बात की थी। तो उसमें कुछ हावर्स का है वो आपको लाइफ स्पान है वो देखने को मिलेगा, कुछ सेल्स का आपको इसमें लंबे समय तक का जीवन काल है वो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो WBCs है, इन WBCs में आपको बहुत सारे जो इनका जो लाइफ स्पान है वो कुछ हावर्स से लेके कुछ ईयर्स तक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करूं तो इनका जो मेन फंक्शन होगा
वो मेन फंक्शन क्या होगा, तो बॉडी के डिफेंस सिस्टम में ये काम करेगी और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम है वो करेगी। अपनी बॉडी को इम्यून सिस्टम देने का काम है वो कौन करेगी, डब्ल्यूबीसीज है वो करेगी। ठीक है, इसके साथ अपन नेक्स्ट अगर बात करें तो जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर अपन बात करें तो वो 4000 से लेके 11000 तक प्रेजेंट होती है। 4000 टू 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के अंदर देखने को मिलती है कि एक माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर आपको डब्ल्यूबीसीज की नॉर्मल संख्या है वो आपको 4000 टू 11000 है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर डब्ल्यूबीसीज है ये यदि 11000 से अबव अमाउंट में हो, अगर बॉडी के अंदर 1 माइक्रोलीटर ब्लड की मैं बात करूं तो उसमें अगर 11000 से अबव हो, 11000 से ऊपर की संख्या में हो, तो उसके लिए अपन जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये 11000 से ऊपर या ये अपन को ज्यादा मात्रा में कब देखने को मिलती है, तो जब डब्ल्यूबीसी ज्यादा मात्रा में अपन को तब देखने को मिलेगी जब अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा, बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा, तब अपनी बॉडी में आपको 11000 से ऊपर है ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। अगर इनकी कंडीशन कम हो जाती है, बिलो 4000 देखने को मिलती है, तो उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, ल्यूकोपिनिया या ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन पाएंगे कि डब्ल्यूबीसीज का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी अपन ने देखा था कि डब्ल्यूबीसीज है इनको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट मींस कि इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, इनका जो साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स है वो नजर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको अपन बोल देंगे ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, और एक जो डब्ल्यूबीसी दूसरे टाइप की होगी उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, इसलिए इनको अपन क्या बोल देंगे, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, इनके भी सब टाइप्स होते हैं, तो ये 3 सब टाइप में डिवाइड होती है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एसिनोफिल्स होते हैं और बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है, और 60 से 70% पोर्शन है ये आपकी डब्ल्यूबीसी का बनाने का काम है वो करती है। टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% आपको ग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स है ये 30 टू 40% है वो देखने को मिलेंगे, जो कि एग्रेनुलोसाइट टाइप के डब्ल्यूबीसी होंगे। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रेनुलोसाइट है, जैसा कि मैंने बताया कि इन सेल्स के अंदर इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, जैसे मान लो कि ये कोई डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और इसका जो साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस हो गया और इसका ये जो मटेरियल होगा इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स है वो नजर आएंगे, जिसकी वजह से इनको अपन ग्रेनुलोसाइट्स है वो बोलेंगे। ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल होगी और न्यूट्रोफिल है वो भी डब्ल्यूबीसीज में जो न्यूट्रोफिल है वो सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे अबुंडेंट अमाउंट के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो कि 50 टू 70% अमाउंट में देखने को मिलती है। उसके बाद न्यूक्लियस, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जैसे मान लो कि ये कोई न्यूट्रोफिल है, ठीक है, तो इसके अंदर जो इसका जो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा वो 2 या 2 से अधिक लोब्स के अंदर डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे लोब्स है वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स है, ये न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। मतलब जैसे ही अपनी बॉडी में इमीडिएट कोई इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले जो डब्ल्यूबीसी उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगी या वहां पहुंचने का जो काम करेगी वो कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल्स होगी। और ये क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस करेगी। फेगोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर चला गया तो उसको ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेगी, खा जाएगी, उसका भक्षण कर लेगी, और भक्षण करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस है वो बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या करती है, किसी भी बैक्टीरिया जो भी अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गया उसको ये भक्षण करने का काम है वो करती है। ठीक है, और ये मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट इन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा कि कोई भी अचानक से कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया या सडनली कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अपनी बॉडी में हुआ है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स वहां जाएगी और जाके उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम है वो करेगी आपकी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है,
अब ये न्यूट्रोफिल्स है, इनकी बढ़ी हुई मात्रा अपन को कब मिलेगी, ठीक है, जब अपन ब्लड की रिपोर्ट करवाते हैं, ब्लड की जांच करवाते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि डब्ल्यूबीसीज, और डब्ल्यूबीसीज में भी अलग अलग देखते हैं कि कौन सी टाइप की सेल है, उसका लेवल है वो बढ़ा हुआ है। लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब उस टाइप का जो इन्फेक्शन है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उस केस में आपको न्यूट्रोफिल्स का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, तो इन सब कंडीशंस के अंदर आपको न्यूट्रोफिल्स का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इयोसिनोफिल्स, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट का दूसरा टाइप होता है इयोसिनोफिल्स, ठीक है। ये 1 से 4% प्रेजेंट होती है, ठीक है। टोटल जो डब्ल्यूबीसीज होती है एग्रेनुलोसाइट की, उसकी 1 से 4% है ये प्रेजेंट होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है। जैसे उसका 3 से 5 लोब उसके अंदर प्रेजेंट थे, इस प्रकार से इसका बाइलोब्ड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रेड ऑरेंज कलर के देखने को मिलते हैं। रेड ऑरेंज कलर के जो ग्रेन्यूल्स है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट है वो मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस की मैं बात करूं तो ये क्या करती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के साथ फाइट करती है, ठीक है। कोई पैरासाइट अपनी बॉडी में चला गया तो उस टाइम पे ये क्या करती है, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम है वो करती है। उसके अलावा बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई तो उसके खिलाफ भी ये काम करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये जो इयोसिनोफिल सेल्स है ये स्टामिन रिलीज करती है, ठीक है। स्टामिन है उसका रिलीज है वो इसके द्वारा देखने को मिलता है, और इसी स्टामिन की रिलीज की वजह से अपन को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है उस टाइम पे जो स्टामिन का रिलीज होता है, तो उसी की वजह से अपन को कुछ साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। जैसे आंखों से आंसू आना है, आंखों का बहना है, नाक का बहना है, ऐसी सब जो चीजें हैं, ठीक है, जो एलर्जिक रिएक्शन के अंदर अपने सामने आती है, उसका कारण क्या होता है, यही स्टामिन है उसका कारण है वो होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी इन्फेक्शन किसी भी पार्टिकल की वजह से अपनी बॉडी में चला गया और उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो वहां पे क्या इयोसिनोफिल जाएगी और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेगी, ठीक है। तो उसी फाइट के दौरान ये स्टामिन है, ये स्टामिन रिलीज होगा और इस स्टामिन की वजह से अपनी बॉडी से कुछ सिम्टम्स कुछ सिक्रीशंस है वो नजर आएंगे, ठीक है। तो वो सिक्रीशंस जो देखने को मिलेंगे वो इस स्टामिन की वजह से देखने को मिलेंगे, और उस एलर्जिक रिएक्शन, जैसे अस्थमा का कोई केस है तो उसके अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, ठीक है, उसके साथ में अदर जितने भी सिम्टम्स आएंगे वो देखने को मिलेंगे, या कोई भी एलर्जी हो सकती है, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है, इन सब के लिए इयोसिनोफिल है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद में बात करूं बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स की अगर अपन बात करें तो जो बेसोफिल्स है ये तीसरी एग्रेनुलोसाइट टाइप की डब्ल्यूबीसी है वो होती है, और इसका जो परसेंटेज होता है, इसकी जो मात्रा होती है ब्लड के अंदर वो 0 to 1% होता है, मतलब लिस्ट कॉमन, बहुत ही कम मात्रा में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं और डार्क ब्लू पर्पल कलर के कलर में ये आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, स्टामिन का रिलीज करते हैं, ठीक है। इन्वॉल्वड इन एलर्जिक रिएक्शन में इनका महत्व होता है, ठीक है। और ये इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं, इनकी वजह से इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वो देखने को मिलती है। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन अपनी बॉडी में बाहर से कोई भी सब्सटेंस जब चला जाता है तो उससे बचने के लिए अपनी बॉडी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म वो शो करती है, अपनी तरफ से एफर्ट लगाती है, अपना इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होता है, वो अपना एफर्ट लगाता है, और उसकी वजह से वहां के जो नॉर्मल टिश्यूज है वहां पे कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिलती है, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, या बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म मान सकते हैं कि कोई भी चीज अपनी बॉडी के अंदर चली गई तो उसके खिलाफ अपनी बॉडी की जो प्रतिक्रिया होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन है वो बोलेंगे, ठीक है। और इसी की वजह से इसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो देखने को मिलती है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो देखने को मिलती है, अपना इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट है वो देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स है वो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में जो साइटोप्लाज्म होगा सेल्स का, उनके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। These cells do not have visible cytoplasmic granules है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और इसमें 3 प्रकार की सेल्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 3 प्रकार की सेल्स है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहली है लिम्फोसाइट्स, जिससे सबसे पहली कौन सी है, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल्स होंगी, और लिम्फोसाइट्स में 20 to 40% के रूप में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लिम्फोसाइट्स है ये 3 प्रकार की सेल्स देखने को मिलेगी, मतलब लिम्फोसाइट्स है, जो लिम्फोसाइट है
लिम्फोसाइट्स है, इनको अपन आगे फर्दर 3 भागों में डिवाइड है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, कि बी लिम्फोसाइट हो गई, बी लिम्फोसाइट हो गई, टी लिम्फोसाइट हो गई और नेचुरल किलर एन के सेल्स जिसे आप बोलते हैं। ये 3 प्रकार की सेल्स है जिनको अपन लिम्फोसाइट्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स है और नेचुरल किलर सेल्स है। ये 3 सेल्स हो गई। इसके बाद इनका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या करते हैं अपनी बॉडी में, तो क्योंकि ये किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसीज का पार्ट है, इसलिए क्या करेगी अपनी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम है वो करेगी। ठीक है, तो ये तो एक तो प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, अपनी बॉडी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी देती है। ठीक है, कि कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन है अपनी बॉडी के अंदर चला गया तो उसको किल करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी एग्रेनुलोसाइट में जो लिम्फोसाइट जो सेल्स है ये काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा बीटा सेल्स है, ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। बीटा सेल्स है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती है अपनी बॉडी में, और एंटीबॉडीज है वो बाहर से कोई भी एंटीजन आया है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, उससे फाइट करेगा, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर है अपन बॉडी को इन्फेक्शन से है वो बचा पाएंगे। टी सेल्स है, तो टी सेल्स है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, टी सेल्स से वो क्या करवाएंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रॉय वायरस इन इन्फेक्टेड सेल्स, कि बॉडी के अंदर कोई भी वायरल इंफेक्शन हो गया उस वायरस को भी डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होगा, लिम्फोसाइट्स का होगा। ठीक है, और वायरल इंफेक्शन में आपको ये बढ़ी हुई मिलेगी। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा टीबी का जो रोग होता है उस केस में आपको ये सेल्स है वो बढ़े हुए मिलेंगे और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम है वो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स दूसरे टाइप के सेल्स है जो कि कहां प्रेजेंट है, आपकी एग्रेनुलोसाइट के टाइप के अंदर प्रेजेंट होते हैं या उसके अंदर अपन इनकी बात है वो करते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज में 2 से 8% होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनकी साइज होती है ना वो बड़ी होती है। मोनोसाइट्स की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, किडनी के शेप के होते हैं ये। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि किडनी ऐसे बीन शेप के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसी शेप के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, मोनोसाइट्स है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद फंक्शंस की मैं बात करूं तो ये मैक्रोफेज का काम करती है। ठीक है, टिश्यूज के अंदर मैक्रोफेज का काम है वो किसके द्वारा देखने को मिलता है, तो मैक्रोफेज का जो काम आपको देखने को मिलेगा वो किसके द्वारा देखने को मिलेगा, मोनोसाइट्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। मैक्रोफेज का मतलब क्या हो गया कि ये सेल जब तक ब्लड में प्रेजेंट है तब तक मोनोसाइट है। ठीक है, मोनोसाइट के नाम से इनको अपन जानेंगे। लेकिन जैसे मान लो कि ये कोई ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है, और मान लो कि यहाँ ये सेल कोई टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आ गया, वो इस सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, इसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उस केस में ये क्या करती है, यहाँ से बाहर आ जाती है। ठीक है, और बाहर आके ये क्या करती है, इसको चारों तरफ से घेर के इसका भक्षण कर लेती है, इसको फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा इसको खा जाती है। ठीक है, अब मैक्रोफेज का काम न्यूट्रोफिल्स भी कर रही थी, लेकिन मैक्रोफेज का काम मोनोसाइट भी कर रही है। दोनों ही सेल मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों मैक्रोफेज करती है। ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एंटीजन बाहर से आया है उसका भक्षण करने का काम करेगी, लेकिन न्यूट्रोफिल से बहुत ही कम मात्रा में खाने का काम करेगी उसको। ठीक है, वो सेल छोटी होगी लेकिन ये क्या होगी, साइज में बड़ी होगी, इसलिए बहुत सारे बैक्टीरियाज को या बहुत सारे एंटीजन्स को क्या कर लेगी, ये उनका भक्षण है वो कर लेगी। ठीक है, तो मैक्रोफेज का काम करती है, और ये क्रोनिक इन्फेक्शंस के अंदर ज्यादा काम करती है, कि लंबे समय तक चलने वाला जो इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो लंबे समय तक इन्फेक्शन क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, तो उसमें ये काम है वो आने वाला। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, क्रोनिक और कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके अलावा जो मलेरिया हो गया, तो वहां पे जो आपकी मोनोसाइट्स है इनका वर्क है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब ओवरऑल अपन ओवरऑल इनके फंक्शंस की बात करें कि डब्ल्यूबीसीज के ओवरऑल फंक्शंस अपन को क्या देखने को मिलेंगे, तो एक तो डिफेंड करती है बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। जैसा कि मैंने बताया, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज देने का काम करेगी। जो बी लिम्फोसाइट्स होगी वो एंटीबॉडीज बनाएगी। उसके अलावा पार्टिसिपेट इन इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, और प्रोवाइड इम्यूनिटी, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। अपनी बॉडी को एक इस प्रकार का सिस्टम बना के देगी जिसकी वजह से अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन अगर होता है तो उसके खिलाफ अपनी बॉडी है वो फाइट कर सके
उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी आपकी WBCs। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें प्लेटलेट्स की, जो कि तीसरे टाइप की सेल होती है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर अपन ने सेलुलर जो कंपार्टमेंट था, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जो बात की थी, उसमें अपन ने बात की थी कि अपन 3 प्रकार के सेल्स की इसके अंदर बात है वो करने वाले हैं। जैसे आरबीसी फर्स्ट सेल थी, और आरबीसी क्या कर रही थी, आरबीसी बहुत सारे कंपोनेंट्स को कैरी करने का काम कर रही थी, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रही थी, और उसके बाद जो CO2 है इसको वापस लेके आ रही थी, जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बन रही थी। तो आरबीसी जिस प्रकार से काम कर रही थी। दूसरी सेल थी अपनी WBCs के अलग अलग टाइप्स की अपन ने बात की, काफी डिटेल में बात की कि कौन कौन सी टाइप की सेल्स है, वो कहाँ कहाँ किस प्रकार से काम करती है और बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम है वो करती है। ठीक है, इसके बाद तीसरी टाइप की जो सेल है जिसको अपन प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइट्स में थ्रोम्बोसाइट का मतलब हो गया कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करना। ठीक है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करना, थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लोट बनाना। तो जब भी अपनी बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो उस केस में अपनी बॉडी से ब्लड है वो लीक आउट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी से बाहर है वो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपन को आज चोट लगी है तो वो कंटिन्यू अपन बड़े हो रहे हैं तो उसके साथ ही वो चोट साथ में चल रही है, ब्लड कंटिन्यू निकलते हुए जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही अपन को चोट लगती है ब्लड बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट होता है, और कुछ देर के बाद अपन देखते हैं कि वही ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो बंद होने में जो रोल होता है वो किसका होता है, तो ब्लड के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं प्लेटलेट, और यही प्लेटलेट्स जो सेल्स होती है जो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती है, ये क्या करती है, ब्लड में क्लोट का फॉर्मेशन बनाने का काम है वो करती है। ठीक है, नॉर्मली अपन देखते हैं कि एक बीमारी होती है डेंगू, जिसमें अपन देखते हैं कि प्लेटलेट्स है उसमें गिर जाती है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उसमें डॉक्टर बोलता है कि इनकी तो प्लेटलेट्स है वो काफी कम हो गई। ठीक है, तो वो यही प्लेटलेट्स होती है, और ये क्या करती है, ये अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाए तो उस केस में अपनी बॉडी का नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या देखने को मिलता है कि अपनी बॉडी के अंदर एक विशाल नेटवर्क होता है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का, बहुत सारी ब्लड वेसल्स का एक विशाल नेटवर्क है वो देखने को मिलता है। और उस नेटवर्क में ब्लड फ्लो की वजह से मान लो या अदर किसी मैकेनिज्म की वजह से मान लो कि छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स है उन वो रप्चर होते रहते हैं। ठीक है, रप्चर होते हैं तो कुछ ब्लीडिंग वगैरह है उसके अंदर होती रहती है। ठीक है, तो वहां पे क्लोट का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है ताकि इंटरनल ब्लीडिंग है उसको रोका जा सके। और क्लोट का फॉर्मेशन कौन करवाती है, ये आपकी प्लेटलेट्स करवाती है। और प्लेटलेट्स है वो अगर नॉर्मल अमाउंट में रहेगी तो आपकी बॉडी में ब्लड का क्लोटिंग है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का अगर लेवल कम हो जाएगा तो उस केस में अपनी बॉडी में रक्त का थक्का है वो नहीं बढ़ेगा, ब्लड है वो क्लोट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन को प्लेटलेट्स के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट के नाम से इनको अपन जानते हैं। इनका इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल, कलरलेस होती है, कलर नहीं होता इनका, और नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स होती है, और ये क्रूशियल रोल प्ले करती है ब्लड क्लोटिंग में, और ब्लड क्लोटिंग को अपन बोलते हैं हीमोस्टासिस। ठीक है, आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इनका निर्माण भी कहां होता है, रेड बोन मेरो के अंदर होता है, जैसा कि प्रीवियस क्लास में अपन ने बात किया था। ठीक है, इसकी ये जो डेराइव्ड होती है, तो डेराइव्ड कहां से होती है, मेगा कैरियोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं उनसे डेराइव्ड होती है। ठीक है, इनका लाइफ स्पान जो होता है वो 7 to 10 डेज का होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो 7 to 10 डेज का होता है। ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय कहां होती है, तो स्प्लीन में होती है। ठीक है, जिस प्रकार से आरबीसी की कल अपन ने बात की थी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान अपन मैंने बताया था आपको कि अपन जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होने के बाद कहां जाती है, स्प्लीन के पास जाती है, और स्प्लीन इनको क्या करता है, मैक्रोफेज की तरह करता है और उनका भक्षण कर लेता है। उसी प्रकार से ये भी डिस्ट्रॉय कहां होती है, स्प्लीन में होती है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो स्ट्रक्चर में बात करूं तो ये बहुत ही छोटी होती है, वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, डिस्क शेप्ड होती है, सेल फ्रेगमेंट्स जो इनके होते हैं डिस्क शेप होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इनका जो डायमीटर होता है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है, मतलब 2 से 4 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है, इनके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है,
तो ये हो गई बेसिक जानकारी हो गई किसकी, आपकी प्लेटलेट्स की। ठीक है, अब नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की अगर अपन बात करें तो कि बॉडी में इनका नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है, तो 1,50,000 से लेके 4,50,000 पर माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर आपको इनकी संख्या है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इनका लेवल 1,50,000 से कम हो गया तो उसके लिए अपन टर्म यूज करेंगे थ्रम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया। दो ही टर्म हमेशा चलेगी, जिसमें अगर लेवल बढ़ गया तो साइटोसिस लग जाएगा, तो यहाँ पे थ्रोम्बस की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, 4,50,000 से ऊपर अगर लेवल हो गया तो वो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा, और 1,50,000 से अगर कम इनका लेवल रह गया बॉडी के अंदर तो उसको अपन थ्रम्बोसाइटोपिनिया है वो बोल देंगे। यही चीज डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के लिए लागू होगी, वहां पे इरिथ्रोसाइटोसिस और इरिथ्रोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाएगा जब वो नॉर्मल से कम या ज्यादा होती है। तो ये टर्मिनोलॉजी अपन मेडिकल के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया प्लेटलेट्स आर इसेंशियल फॉर हीमोस्टासिस। ठीक है, हीमोस्टासिस मतलब ये प्रिवेंशन करती है ब्लड को लॉस होने से। ठीक है, हीमोस्टासिस ब्लड का जो क्लोट का फॉर्मेशन होता है या क्लोटिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपकी थ्रोम्बोसिस की वजह से या प्लेटलेट्स की वजह से। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे कि हीमोस्टासिस की प्रोसेस है वो किस प्रकार से देखने को मिलती है, कि ब्लड में जो क्लोट का जो मैकेनिज्म है, क्लोट का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई ब्लड वेसल है, ये कोई ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में ये ब्लड इस फ्लो के साथ इधर बह रहा है, इस फ्लो के साथ ब्लड है वो इधर बह रहा है। ठीक है, अब बाहर से कोई भी स्टिमुलस के कारण इसको चोट लगी और ये यहां से क्या हो गई, रप्चर हो गई, यहां से क्या हो गई, रप्चर हो गई, रप्चर हो गई तो ब्लड इधर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब बाहर निकलना स्टार्ट होगा तो ये ब्लड ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा है, मतलब बॉडी से बाहर ब्लड निकल रहा है। अब ब्लड है वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत अच्छे से फंक्शन कर, बहुत अच्छे अच्छे उसके फंक्शन है। तो बॉडी से अगर ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड बहुत सारे अमाउंट में बाहर निकल जाएगा तो बॉडी के सेल टिश्यू वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो उसके लिए ये एक मैकेनिज्म बनी हुई है कि उसके लिए इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो प्लेटलेट्स है ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगी जिन एक्टिविटीज की वजह से ब्लड है ये कुछ टाइम के बाद बाहर निकलना बंद हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि यहाँ से इसको सील कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो ये सील होगी, इसी सील होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, हीमोस्टासिस बोलेंगे, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस है वो बोलेंगे। ठीक है, अब जैसा कि इसने डेफिनेशन में अपन को बताया है कि हीमोस्टासिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द बॉडी स्टॉप्स ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी व्हाइल मेंटेनिंग ब्लड इन ए फ्लूइड स्टेट इनसाइड द वेसल्स। कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर जिसमें ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, जहां पे भी इंजरी हुई है, जहां पे भी चोट लगी है, जहां से ब्लड निकल रहा है उस ब्लड को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है बॉडी के द्वारा। बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है उन वेसल्स के द्वारा उनके अंदर एक मैकेनिज्म होती है और उस मैकेनिज्म के माध्यम से इस ब्लीडिंग को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। और उसमें भूमिका किसकी होती है, प्लेटलेट्स की भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस आफ्टर वेस्कुलर इंजरी, कि किसी भी वेसल्स के अंदर अगर इंजरी हो गई तो उस इंजरी की वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा था उस ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करने का जो काम होता है वो इस प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो काम होगा जिसके अंदर हीमोस्टासिस की प्रोसेस कंप्लीट रूप से देखने को मिलेगी, ये जो वर्क होगा ये अलग अलग स्टेजेस के अंदर होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि चोट लगी और चोट लगते ही इसने क्या किया, चोट लगते ही ब्लीडिंग है वो अचानक से स्टॉप हो गई। थोड़ा टाइम तो लगता है, उसमें टाइम लगता है, इसका मतलब अलग अलग स्टेज के अंदर ये मैकेनिज्म है वो अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस होगी, ये जो हीमोस्टासिस की जो स्टेजेस होगी, ये स्टेजेस 3 मेजर स्टेज के अंदर डिवाइड होगी। 3 मेजर स्टेज के अंदर अपन इनको डिवाइड है वो करेंगे। सबसे पहले वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली जो स्टेज होगी उसमें जो इंजर्ड जो वेसल है, इंजर्ड जो वेसल हुई है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे आगे। उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि इंजरी वाली साइड पे प्लेटलेट्स आके जमा होना स्टार्ट होगी। ठीक है,
जैसे मान लो कि ये ब्लड वेसल है जो कि रप्चर है, और इस ब्लड वेसल, रप्चर हुई ब्लड वेसल में अपन को क्या करवाना है, हीमोस्टासिस करवाना है, और हीमोस्टासिस है वो 3 स्टेज के अंदर कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले ये ब्लड वेसल है, जैसे मान लो कि इसका फ्लो इस तरफ है, तो ये ब्लड वेसल सबसे पहले क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये पिचकेगी, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करते ही आगे से जो एक निश्चित बहुत ज्यादा अमाउंट के फ्लो के अंदर जो ब्लड आ रहा था, ये ब्लड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को अपन यहां से पिचका देंगे तो आगे से जिस फ्लो के साथ ब्लड आ रहा था उस फ्लो के साथ ब्लड नहीं आएगा, जितनी मात्रा में ब्लड आ रहा था उस मात्रा में ब्लड है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला काम होगा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा काम होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब ये जो यहाँ पे प्लेटलेट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये यहाँ आके जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको अपन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के नाम से जानेंगे। और तीसरा होगा कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन में क्लोट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कोगुलेशन मतलब इस रास्ते के अंदर कुछ जमा हो जाएगा, एक पूरी तरीके की मेम्ब्रेन है वो बना लेगा, और फिर यहां से ब्लड है वो आना बंद हो जाएगा। तो ये 3 स्टेज के अंदर ये काम है वो अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो किस प्रकार से देखने को मिलेगा उसकी अपन बात है वो करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, पहली स्टेज के अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि ये जो ब्लड वेसल है ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो देखने को मिलेगा। इमीडिएट नेरोविंग ऑफ द इंजूर्ड ब्लड वेसल, जैसे ही चोट लगी ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले ये चोट लगी, मान लो यहां से ये रप्चर हुई, रप्चर होते ही यहां से ये ब्लड है वो खूब सारी मात्रा में बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका फ्लो इस तरफ है। तो जैसे ही चोट लगेगी ब्लड जैसे ही बाहर निकलेगा, तो सबसे पहले इसका ल्यूमन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका ल्यूमन है वो इमीडिएटली ल्यूमन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे नेरो हो जाएगा, और नेरो होने की वजह से ब्लड है वो आगे की तरफ कम मात्रा में जाएगा। तो इमीडिएट नेरोविंग ऑफ द इंजर्ड ब्लड वेसल। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी, तो इंजरी टू ब्लड वेसल। ठीक है, इंजरी हुई है ब्लड वेसल की, और इंजरी होते ही ये ब्लड वेसल की यहां इंजरी हुई थी, तो इंजरी होते ही यहाँ की जो एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है, यहाँ के जो एंडोथेलियल सेल्स है ये तो है ही है, इसके साथ में यहाँ ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है, इन मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्मूथ मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, और स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके रिलीज ऑफ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स है वो रिलीज करेगी। ठीक है, ये जो मसल्स है ये कुछ केमिकल्स है वो रिलीज करेगी, जैसे सेरोटोनिन हो गया, एंडोथिलिन हो गया, इस प्रकार से। और इनका पर्पज क्या होगा, तो रिड्यूस ब्लड फ्लो। पर्पज ये होगा कि यहाँ पे जितनी मात्रा में, जो ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो रहा है उसको कम किया जा सके, उस ब्लड लॉस को कम किया जा सके। और इसका ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट एंड टेम्परेरी होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लड है वो इसी से बहना बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में ब्लड है वो बहुत ही कम टाइम के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की पहली जो स्टेज होती है, उसमें ये चीजें अपन को देखने को मिलती है, जैसा कि इसमें भी अपन को देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज या दूसरी स्टेप जो इमीडिएट सबसे पहले वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, उसके बाद दूसरी स्टेज है वो क्या देखने को मिलेगी, तो उसमें प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको अपन प्राइमरी हीमोस्टासिस के नाम से भी जानेंगे। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि प्लेटलेट्स वहां पे आके जमा होना स्टार्ट होगी, जो इंजर्ड एरिया है, जो इंजरी जहां हुई है, जैसे मान लो कि इस एरिया में ये इंजरी हुई थी। ठीक है, तो इस एरिया में यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है वो आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ प्लेटलेट्स आके यहाँ चिपकेगी, तो उस वजह से भी ब्लड है वो थोड़ा सा कम मात्रा में, पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, लेकिन वहां जितनी मात्रा में ब्लड है वो लॉस हो रहा था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेटलेट्स एडिशन देखने को मिलेगा इसके अंदर। सबसे पहले प्लेटलेट एडिशन का मतलब प्लेटलेट्स यहाँ आके चिपकना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे आके चिपकना स्टार्ट कर देगी। दूसरा वोन विल्ब्रांड फैक्टर हेल्प्स अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ की जो एंडोथेलियल सेल्स होगी वहां पे एक फैक्टर प्रेजेंट होगा जिसको वोन विल्ब्रांड फैक्टर के नाम से अपन जानेंगे। ये क्या करेगा, ये जो फैक्टर होगा ये फैक्टर इनको अटैच करने का काम करेगा प्लेटलेट्स को। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट होगी, प्लेटलेट्स चेंज इन शेप, प्लेटलेट्स की शेप है उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। और यही देखिए, जब यहां से प्लेटलेट्स आती है, ठीक है, तो यहाँ जो एंडोथेलियल है वो क्या है, रप्चर है, और एंडोथेलियल रप्चर होने की वजह से उस एंडोथेलियल के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, वो कोलेजन फाइबर्स क्या करेंगे, वो इन
यहाँ से आने वाली जितनी भी आपकी प्लेटलेट्स होगी उनको रप्चर करने का काम करेंगे, उनको रप्चर करेंगे तो वो प्लेटलेट्स यहाँ आके क्या हो जाएगी, जमा होना स्टार्ट हो जाएगी और वो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होके वो प्लेटलेट्स रिलीज करेगी आपकी एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन ए2 और सीरोटोनिन। ये कुछ केमिकल्स है जो कि किसके द्वारा रिलीज होंगे, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के द्वारा रिलीज है वो होंगे। तो ये प्लेटलेट्स क्या करेगी, इनको रिलीज करने का काम है वो करेगी, ठीक है। और प्लेटलेट एग्रीगेशन है वो देखने को मिलेगा, प्लेटलेट्स है वो एग्रीगेट होके यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि अपन इसके अंदर देख पा रहे हैं, ठीक है। मोर प्लेटलेट्स आर रिक्रूटेड, टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग फॉर्म्ड, टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग फॉर्म्ड, ठीक है। और टेम्परेरीली सील स्मॉल वेसल इंजरी, ठीक है। मोटी मोटी बात अपन यहां करते हैं कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आके ये इंजूर्ड कोलेजन फाइबर्स है, ठीक है, कोलेजन है वो इंजूर्ड है। उसके बाद जो प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे आके रुक रही है और रुकने के बाद प्लेटलेट्स एडिशन नाम दे दिया इसको अपन ने, ठीक है। अब रुकने के बाद ये प्लेटलेट्स क्या कर रही है, ये सीरोटोनिन, एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ए2 ये कुछ केमिकल्स रिलीज कर रही है और इन केमिकल्स के रिलीज होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी प्लेटलेट्स वो एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होके जहां इंजूर्ड एरिया है उस इंजूर्ड एरिया पे आके यहाँ बहुत सारी प्लेटलेट्स वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो यहाँ गुच्छे के रूप में ये प्रेजेंट हो गई। तो यहाँ बहुत सारी होने की वजह से जो ब्लीडिंग फास्ट हो रही थी, जो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही थी, वो ब्लीडिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी जो स्टेज है वो आपको देखने को मिलेगी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तीसरी स्टेज की मैं बात करूं तो तीसरी स्टेज में अपन को कंप्लीट ब्लड का कोगुलेशन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल जितने भी फैक्टर्स है ब्लड की प्लाज्मा के अंदर, जो कोगुलेटिव जो फैक्टर्स है वो काम करेंगे और वो काम करके उसकी वजह से कल अपन ने बात की थी या प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन ने बात की थी कि ब्लड है, ब्लड की जो प्लाज्मा है उसमें 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें एक फिब्रिनोजन नाम का प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये ड्यूरिंग जब हीमोस्टासिस की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे ये फिब्रिनोजन है ये फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और फिब्रिन में कन्वर्ट होके ब्लड में क्लोट का फॉर्मेशन करने का काम है वो करता है, ठीक है। एक तो प्रोथ्रोम्बिन और एक फिब्रिन, ये दो इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर आपके प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि लीवर के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। लीवर है वो इनको देने का काम है वो करता है और ये क्लोटिंग फैक्टर की सहायता से जब भी ब्लीडिंग का केस होता है या जब भी अपने को किसी प्रकार की कोई इंजरी होती है और ब्लड लॉस होता है तो वहां पे क्लोट बनाने का काम है वो करवाते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो इसमें तीसरी चीज जो तीसरी स्टेज है उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो कोगुलेशन देखने को मिलेगा कि कंप्लीट क्लोट का जो फॉर्मेशन होगा जिसको सेकेंडरी हीमोस्टासिस अपन बोलेंगे वो कोगुलेशन कहलाएगा, ठीक है। और इसके अंदर फिब्रिन जो कि फिब्रिनोजन के रूप में इनएक्टिव फॉर्म में अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो सारे ब्लड के फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे और उन एक्टिवेट होने की वजह से यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा कि वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा और फिब्रिन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है, जो क्या करेगी यहाँ पे उस इंजूर्ड एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम है वो करेगी, वहां पे क्लोट का फॉर्मेशन करवाने का काम है वो करेगी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिब्रिन क्लोट, ठीक है। कोगुलेशन की प्रोसेस में जो कि तीसरी स्टेज होती है उसमें अपन क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल फिब्रिन क्लोट, ठीक है। उसके बाद इसमें की इवेंट क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और फिब्रिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है ये फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल है, ये दोनों ही मॉलिक्यूल इनएक्टिव फॉर्म में अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं और एक्टिव फॉर्म में आके क्लोट का फॉर्मेशन करवाने का काम है वो करते हैं, ठीक है। फिब्रिन फॉर्म्स ए मेश दैट स्टेबलाइज द प्लेटलेट प्लग, ठीक है। ये जो फिब्रिन होता है ये फिब्रिन एक प्रोटीन के जो रेशे होते हैं, ठीक है, उनका गुच्छा बना हुआ होता है और वो गुच्छा लाके एक प्रकार से जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पे एस्टेब्लिश करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो क्लोटिंग फैक्टर्स है उसकी वजह से आपको रक्त का थक्का है या क्लोट का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। इस प्रकार से अपने क्लोटिंग फैक्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टोटल ये 12 क्लोटिंग फैक्टर्स है वो इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट का नाम अपन ने फिब्रिनोजन रखा, फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में जो कि लीवर देता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन होता है, तीसरा टिश्यू फैक्टर होता है, चौथा कैल्शियम होता है। ये सारे क्लोटिंग फैक्टर टोटल 12 जो क्लोटिंग फैक्टर्स है ये सारे क्लोटिंग फैक्टर है
वो सारे के सारे अपने ब्लड के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर अपनी ब्लड के अंदर ये क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो अपने ब्लड में क्लोट का फॉर्मेशन है वो नहीं देखने को मिलेगा। इनमें से बहुत सारे, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें अपन को ब्लड का क्लोट बनने में क्या होगी, परेशानी का सामना है वो करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है जितने भी हैं ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन सारे फैक्टर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जितनी भी प्रक्रिया होगी सबके अंदर कैल्शियम है वो भर भर के मात्रा में चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लोटिंग की मैकेनिज्म है उसका अपन ने ये एक डायग्राम है वो बनाया है, इसके माध्यम से अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास है वो करते हैं। ठीक है, तो जो हीमोस्टासिस की जो प्रोसेस होती है या क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है, इसमें अपन पाते हैं कि इसमें जब भी कोई वेसल या कोई भी ब्लड वेसल जब भी इंजर्ड होती है, उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, तो उसमें 3 पाथवे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लोटिंग में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा और तीसरी स्टेज में कोगुलेशन होगा। और कोगुलेशन में अपन देखते हैं कि 3 प्रकार के पाथवे हैं वो काम करते हैं। ठीक है, जिसमें एक एक्सट्रेंसिंग पाथवे होता है और एक इंट्रेंसिंग पाथवे है वो होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर एक कॉमन पाथवे बनता है और कॉमन पाथवे का जो लास्ट रिजल्ट अपन को मिलता है वो अपन को क्या करवाना होता है, इससे अपन को फिब्रिन बनवाना होता है। ठीक है, जो फिब्रिनोजन के रूप में इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रोटीन पड़ी थी उसको अपन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना है। और फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए ये पूरा जो डायग्राम है इसको अपन को समझने की आवश्यकता है वो होती है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं कि एक ब्लड वेसल है जो कि इंजर्ड है। ये ब्लड वेसल क्या हो रही है, इंजर्ड हो रही है। यहां से इसको क्या हुआ, इंजरी हुई। ठीक है, तो जैसे ही इंजरी हुई तो ब्लड के अंदर कुछ घटनाएं घटित होगी और ये जो आपको जो ब्लड वेसल दिखाई दे रही है इस ब्लड वेसल के अंदर कुछ घटना है वो घटित होगी। ठीक है, अब क्या घटित होगी, तो ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स थी। अब नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स होती है वो आपको पता है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसकी जब स्ट्रक्चर की अपन ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर की जब अपन बात करेंगे तो उसमें अपन ये पाते हैं कि 3 प्रकार की लेयर से मिलकर बनी होती है। ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, इस प्रकार से 3 लेयर है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अंदर भर भर के कोलेजन फाइबर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही इंजरी होती है तो इंजरी होते ही टिश्यू ट्रोमा इसी को बोल रहे हैं अपन। जैसे इंजरी होती है तो इंजरी होते ही इसके जो कोलेजन फाइबर्स है वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, इस जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। और इसी के ब्लड के अंदर जो टिश्यू फैक्टर प्रेजेंट होता है ये टिश्यू फैक्टर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होके ये क्या करता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में जो 10 नंबर का जो फैक्टर होता है उस 10 नंबर के फैक्टर को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सट्रेंसिंग पाथवे। ठीक है, और उसी सेम टाइम पे जो इंट्रेंसिंग पाथवे होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जैसे मान लो कि कोई ब्लड का ट्रोमा हो गया तो ब्लड का ट्रोमा होते ही जो ये ब्लड वेसल्स के जो डैमेज्ड जो एंडोथेलियल सेल्स है, जो डैमेज्ड जो एंडोथेलियल सेल्स है, एक्सपोज जो कोलेजन फाइबर्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके पास जैसे ही प्लेटलेट्स आती है तो उन प्लेटलेट्स को ये क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। और प्लेटलेट्स डैमेज होते ही क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते ही ब्लड के अंदर जो 12वें नंबर का फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और ये फिर कैल्शियम की उपस्थिति में इन सबको एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करके फिर ये कंप्लीट रूप से जो 10 नंबर का जो फैक्टर होता है इसको भी इनडायरेक्ट रूप से क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। तो दोनों ही केस में जो 10 नंबर का फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद एक कॉमन पाथवे बनता है। उस कॉमन पाथवे के अंदर क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड जितने भी फैक्टर्स थे उनमें से मोस्ट ऑफ क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और एक्टिवेटेड जो 5th नंबर का जो हो गया, एक्टिवेट जो 10 नंबर का हो गया, कैल्शियम की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, जो प्रोथ्रोम्बिनेज जो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है, अपने ब्लड में जो प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज जो प्रेजेंट होता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज है वो क्या हो जाता है, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन था ये थ्रोम्बिन के जो प्रोथ्रोम्बिन था ये थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिनेज की प्रेजेंस में। प्रोथ्रोम्बिनेज की प्रेजेंस में ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिव फॉर्म में था ये किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये कैल्शियम की उपस्थिति में, कैल्शियम के साथ में या कैल्शियम के प्रेजेंस में फिब्रिनोजन, ठीक है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर पड़ा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको आपके फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट है वो कर देता है।
थ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलके फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिब्रिन अभी भी क्या है, इनसोल्यूबल थ्रेट है। ठीक है, अभी भी क्या है, इनसोल्यूबल थ्रेट है। ठीक है, तो इसी टाइम पे जो 13th नंबर का जो फैक्टर होता है वो इसके साथ क्रॉस लिंक करके फिर एक स्टेबल फिब्रिन देने का काम करता है। जो इनसोल्यूबल था, जो उसके साथ ब्लड के साथ बह रहा था, उसको एक जगह रोकने का काम है वो करता है। और इस प्रकार से कंप्लीट रूप से ये फिब्रिन का क्लोट बन जाता है। और जो इंजर्ड टिश्यू होता है, जहां पे इंजरी हुई है, उस टिश्यू को ये क्या कर देता है, अपना ये वहीं पे क्लोट का फॉर्मेशन है वो कर देता है। और कंप्लीट रूप से ये क्लोट की मैकेनिज्म वो अपन को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ब्लड के अंदर हेमोस्टासिस की प्रोसेस है वो अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्लड की, तो नेक्स्ट में बात करूं तो देखो, ये देखो इंट्रिंसिक पाथवे, इसके अंदर जो डैमेज, जो इनसाइड जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ये सारे फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है, एक्सटेंसिंग पाथवे के अंदर टिश्यू इंजरी आउटसाइड जो वेसल होगा उसके अंदर, और इसके अंदर टिश्यू फैक्टर है, ये सारे टिश्यू ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड हो जाएंगे, इनका रोल होगा। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, फिर कॉमन पाथवे बनेगा। कॉमन पाथवे में जैसे कि मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया कि बोथ इंट्रेंसिंग एंड एक्सटेंसिंग जो पाथवे है ये जॉइंट रूप से क्या करेंगे, फैक्टर 10, 5th और 2nd इनको एक्टिवेट कर देंगे। और ये क्या करेंगे, फिर प्रोथ्रोम्बिन को फिब्रिनोजन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर एक स्टेबल फिब्रिन का क्लोट बनेगा। ठीक है, उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होगा, तो टाइम की अगर अपन बात करें तो एक्सटेंसिंग पाथवे और कॉमन पाथवे इनको मिला के 11 से 15 सेकंड के अंदर कोई भी क्लोट है उसका फॉर्मेशन अपन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब विटामिन के का रोल क्या होता है, विटामिन के है, इसका भी रोल होता है किसमें, इसमें डायरेक्ट रूप से इसका रोल नहीं होता, लेकिन अगर विदाउट विटामिन के की कमी है बॉडी के अंदर, तो उस केस में अपन देखते हैं कि ये क्लोटिंग फैक्टर्स है ये आपको अच्छे रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो हो सकती है क्योंकि विटामिन के है ये क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप्स की। ठीक है, तो इस पूरी क्लास में अपन ने हेमोस्टासिस की प्रोसेस को समझने का प्रयास किया। ठीक है, और अब अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। ठीक है, तो अपन ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन ब्लड में अपन ने देखा होगा कि बहुत बार अपन ब्लड डोनेट करने भी जाते हैं, ब्लड का डोनेशन करते हैं। तो वहां पे एक चीज को लेके बहुत मारामारी रहती है कि ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अपन को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पे अपन देखते हैं कि सेम ब्लड का ग्रुप है वो अपन को मिलना चाहिए, या हर दूसरे प्रकार का ब्लड है वो अपन किसी दूसरे प्रकार के व्यक्ति को नहीं लगा सकते। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए ब्लड के भी अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के ब्लड है वो देखने को मिलते हैं, किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का बी होता है। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। उसी प्रकार से मैं बात करूं तो किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। तो इस चीज को अपन इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स किस प्रकार से होते हैं और ब्लड में ऐसा क्या होता है कि इनको अपन को ग्रुप्स के अंदर पढ़ना पड़ रहा है। तीसरी चीज, जो ब्लड ग्रुप है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कौन सी बात होती है, या किसी का भी ब्लड ग्रुप अपन किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों नहीं दे सकते। तो उसके लिए एक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बना हुआ है पूरा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए अपन बात करेंगे कि ये ब्लड ग्रुप का सिस्टम है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम होता है उसमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप आर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाले सेल्स जिनको अपन आरबीसी के नाम से जानते हैं, उस आरबीसी की सरफेस पे कुछ पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और उस एंटीजन की वजह से ही अपन ब्लड को ग्रुप के अंदर डिवाइड है वो करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है कि ब्लड ग्रुप्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि आरबीसी की सरफेस पे कुछ ऐसा एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अपन ब्लड को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई है वो करते हैं। ठीक है,
दीज एंटीजन्स कैन ट्रिगर इम्यून रिएक्शंस ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इन्हीं एंटीजन की वजह से अपन अपनी बॉडी के अंदर इम्यून रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी ब्लड ग्रुप है, किसी भी व्यक्ति को अगर अपन किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, उसको चढ़ा देते हैं, तो उस केस में उसका जो ब्लड है उसके साथ उसकी जो आरबीसीज है उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, और उसका कारण क्या होता है कि उसका इम्यून सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा, तो उसके लिए अपन दो प्रकार के मोस्ट ब्लड ग्रुप की बात है वो करने वाले हैं। एक तो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसमें अपन बात करते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ में ओ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ब्लड ग्रुप वो देखने को मिलता है, तो उसको बोला जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप। दूसरा होता है आरएच फैक्टर सिस्टम। आरएच फैक्टर सिस्टम अपने ब्लड ग्रुप का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है उसको निर्धारित करने का काम है वो करता है। ठीक है, तो आगे अपन इसकी बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट होगा और उस एंटीजन के आधार पे अपन ब्लड को ग्रुपिंग में डिवाइड है वो करेंगे। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में अपन क्या देखेंगे, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सबसे पहली बात तो कि किसने दिया, तो इसकी जो डिस्कवरी जो की थी वो कार्ल लैंडिस्नर नाम के साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1901 के अंदर इसके बारे में बताया था कि ये ब्लड ग्रुप है ये अलग अलग होता है। ठीक है, और दूसरी चीज एबीओ जो ब्लड ग्रुप होगा इसमें आरबीसी की सरफेस पे एक पर्टिकुलर एंटीजन होगा और उसी एंटीजन के आधार पे अपन इसका ब्लड ग्रुप का नाम है वो रखने वाले हैं। ठीक है, तो द बेस्ट ऑन दिस प्रेजेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसीज corresponding एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। ठीक है, तो जो आरबीसी का जो एंटीजन आरबीसी की जो सरफेस होगी, जैसे मान लो कि ये आरबीसी है। ठीक है, इसकी सरफेस पे इस प्रकार से एंटीजन है वो प्रेजेंट रहेंगे, इसकी सरफेस पे एंटीजन है वो प्रेजेंट रहेंगे। स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जिनको एंटीजन के नाम से अपन जानेंगे, और ये एंटीजन है ये किस प्रकार का एंटीजन है उसके आधार पे ही अपन ब्लड को क्या करते हैं ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप अपन किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो उसकी अपन बात है वो करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर एंटीजन की सरफेस जो आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो एंटीजन के आधार पे ही अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुप है वो बनाया है। ठीक है, तो अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, वो ए ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ए। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे तो उसको अपन बोल देंगे ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लो कि कुछ आरबीसीज ऐसी होती है या कुछ लोगों के आरबीसीज की जो सरफेस होती है उसपे दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ए बी एंटीजन प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। दोनों प्रकार के एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ आरबीसी की सरफेस ऐसी होगी जो बिल्कुल स्मूथ होगी, उनपे किसी प्रकार की कोई इस प्रकार से स्मूथ होगी, उनपे किसी प्रकार का कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा। और जब ऐसी जो एंटीबॉडीज होंगी ऐसे जो एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा, ऐसे कोई आरबीसी के ब्लड का ग्रुप का होगा, तो उसके लिए अपन ब्लड ग्रुप कौन सा डिसाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। तो इस प्रकार से इसकी सरफेस पे इसके एंटीजन की सरफेस पे कोई भी एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं मिलेगा। इसकी आरबीसी की जो सरफेस है उस पर कोई भी एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं मिलेगा। इसलिए अपन ये एबीओ सिस्टम के अंदर ग्रुप को 4 भागों के अंदर डिवाइड करेंगे कि आरबीसी की जो सरफेस है, आरबीसी का जो सरफेस एरिया है उस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, और उसके नाम के आधार पे अपन क्या कर देंगे, ब्लड ग्रुप को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, कोई ए ब्लड ग्रुप का ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी जो ब्लड की जो प्लाज्मा होगी उसमें ए के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, ए के खिलाफ थोड़ी रहेगी, ए के खिलाफ रहेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मान लो कि ए ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसकी ए ब्लड ग्रुप का अपन ने माना, तो उसकी सरफेस पे उसकी जो आरबीसी की सरफेस पे है उस पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, एंटीजन कौन सा होगा, तो एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो एंटीबॉडी बी होगी। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी अगर ए हो जाएगी तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और वो आरबीसी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हो उसके लिए क्या होगा, एंटी बी एंटीबॉडी उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी, उसकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो जैसे ब्लड को अपन ने दो कंपोजिशन में बांटा था, एक में सेल्स थे और दूसरे कंपोजिशन में प्लाज्मा थी, तो प्लाज्मा में तो एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और इसका जो एंटीजन होगा उस पे कौन सा होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की जो प्लाज्मा होगी उस पे एंटी ए एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, और जो ए और बी वाले दोनों हैं, ठीक है, ए और बी एंटीजन वाले हैं, उनमें उनका जो ब्लड होगा उसकी प्लाज्मा में किसी प्रकार का कोई भी एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट नहीं होगा। और ओ वाले के सरफेस पे तो एंटीजन है ही नहीं, तो इसकी बॉडी, इसका जो ब्लड होगा या इसकी जो प्लाज्मा होगी उसमें दोनों प्रकार के एंटीजन, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज है वो दोनों प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। एक डायग्राम के माध्यम से अपन देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये रेड ब्लड सेल है, ये प्लाज्मा है। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल में टाइप ए टाइप का जो ब्लड ग्रुप होगा उसकी जो आरबीसी की सरफेस होगी उस पे कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा, और उसकी जो प्लाज्मा होगी उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो उसमें एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। उसी प्रकार से बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, उसी प्रकार से दोनों की सरफेस पे क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है, तो नाइदर एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी यहां प्लाज्मा में प्रेजेंट ही नहीं होगी। ठीक है, और यहां किसी प्रकार की कोई एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो उसमें आपको दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज है वो देखने को मिलेगी, एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रकार की इसके प्लाज्मा में आपको एंटीबॉडीज है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या हो गया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई कि अपन ने इस बात का पता कर लिया कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, और वो किससे पता किया, वो एंटीजन की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट था, माफी चाहता हूं, जो आरबीसी की सरफेस है उस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट था उसके आधार पे अपन ने पता कर लिया, और उसकी जो प्लाज्मा है उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो भी अपन ने पता कर ली। लेकिन अब ब्लड ग्रुप में अंदर भी अपन पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, किसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को नहीं दे सकता, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, ये सारा चक्कर क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक एंटीजन और प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे जिसे अपन आरएच फैक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि डी एंटीजन होता है। क्या होता है, डी एंटीजन। ये डी एंटीजन कुछ लोगों की ब्लड में, कुछ लोगों की आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट मिलेगा और कुछ लोगों के आरबीसी की सरफेस पे एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों में जिनमें होगा वो तो आरएच पॉजिटिव हो जाएंगे, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, और जिनकी सरफेस पे, जिनके आरबीसी की सरफेस पे नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आरएच पॉजिटिव जो व्यक्ति होंगे उनका तो डी एंटीजन है वो प्रेजेंट रहेगा, और आरएच नेगेटिव वाले होंगे उनका जो डी एंटीजन है वो क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो इस प्रकार से अपन ब्लड ग्रुप को ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इस प्रकार से अपन डिवाइड है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होंगे। अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति कौन सा होगा या ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा जो सबको ब्लड दे सकता है, और ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो उसके लिए यूनिवर्सल डोनर जो होगा वो होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव होगा, इसका मतलब कि इसकी आरबीसी की सरफेस पे किसी प्रकार का कोई एंटीजन है ही नहीं, इसकी जो आरबीसी है उसकी सरफेस पे किसी प्रकार का कोई एंटीजन है ही नहीं, न तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, एंटीजन डी भी प्रेजेंट नहीं है, और उसके अलावा जो एबीओ ब्लड ग्रुप वाला जो एंटीजन है वो भी इसके एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी सरफेस तो है ही खाली। तो ये व्यक्ति है जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ये व्यक्ति सबको ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। और क्यों कर सकता है, नो ए एंटीजन, नो बी एंटीजन, नो आरएच एंटीजन, मतलब कोई एंटीजन इसकी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है। लिस्ट चांस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन भी नहीं होगी। और दूसरा होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ऐसा व्यक्ति जो सबसे ब्लड ले सकता है, तो वो होगा ए बी पॉजिटिव। कौन सा होगा,
ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्यों होगा? तो उसका रीजन ये होगा कि नो एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक है, कि किसी प्रकार की जो ए एंटीबॉडी है उसकी प्लाज्मा में आपको नहीं देखने को मिलेगी, बी एंटीबॉडी उसकी प्लाज्मा में आपको नहीं देखने को मिलेगी, और ये क्या करेगा, कैन रिसीव ऑल एबीओ एंड आरएस टाइप्स, ये सबसे ब्लड है वो ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर तो हो गया ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया आपका ए बी पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड टाइपिंग की, कि जो ब्लड टाइपिंग है वो किस प्रकार से होता है, या ब्लड का जो ग्रुपिंग होता है उसका अपन पता किस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ब्लड को अपन लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अपना जैसे मेरा ओ पॉजिटिव है, तो मुझे इस बात का पता कैसे चला कि ओ पॉजिटिव है, तो उसके लिए भी कोई परीक्षण किया गया होगा तभी पता चला होगा। तो वही परीक्षण है कि ब्लड को अपन किस प्रकार से देख पाते हैं या इसका एग्जामिनेशन अपन किस प्रकार से कर पाते हैं। तो लेबोरेटरी के अंदर अपन देखते हैं कि ब्लड टाइपिंग इज द लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन ए पर्सन्स ब्लड ग्रुप। एक पर्सन का ब्लड ग्रुप है वो लेबोरेटरी के अंदर अपन किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, उसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड काम में लेते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो काम में लेते हैं अपन, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या लेते हैं, एंटी ए सीरम लेते हैं, ठीक है, एंटी ए सीरम, एंटी बी सीरम लेते हैं, और एंटी डी आर एच वाले सीरम है वो लेते हैं, ठीक है। एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी, ये तीन सीरम अपन लेते हैं, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में अपन देख रहे होंगे। ये एंटी ए सीरम है और ये एंटी बी सीरम है, मतलब इनमें एंटी ए एंटीबॉडीज है और इसमें एंटी बी एंटीबॉडीज है, और आर एच फैक्टर वाला है उसमें एंटी डी सीरम है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तीन प्रकार के सॉल्यूशंस है वो इनके अंदर भरे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से अपन ब्लड की तीन तीन बूंद है वो सबकी लेते हैं, ठीक है। और तीन बूंद लेने के बाद अपन क्या करते हैं, ये जो केमिकल है, जो एंटीबॉडीज जो बनी हुई है, ये इस ब्लड के अंदर डालते हैं। तो जो भी इस ब्लड की एंटीबॉडीज, जो भी इस ब्लड की जो एंटीबॉडीज होगी उसके एंटीजन से मैच करेगी, तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ये ब्लड क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और फटते ही अपन को पता चल जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ठीक है। जैसे ये आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फटा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ब्लड क्या हो गया, फट गया, मतलब इसके अंदर रिएक्शन हो गई। रिएक्शन हो गई इसका मतलब कि ये तो अनट्रीटेड ब्लड था, ठीक है, इसके अंदर अपन ने एंटी ए सॉल्यूशन डाला। अब एंटी ए सॉल्यूशन जैसे ही ए ब्लड ग्रुप वाले पे डालेंगे तो उसकी आरबीसी को क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये इस प्रकार से ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये फट गया, और फटते इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और ये किसके साथ फटा, तो ये बी वाले के साथ फटा, तो ये बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। इन दोनों से, इन दोनों के साथ ये फट गया, तो ये क्या हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये तीनों में से किसी के साथ नहीं फटा, किसी के साथ भी नहीं फटा, क्योंकि इसकी आरबीसी पे किसी प्रकार का कोई एंटीजन था ही नहीं, और एंटीजन था ही नहीं तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन ही नहीं हुई। रिएक्शन नहीं हुई तो क्या देखने को मिला, ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ हो गया। तो इस प्रकार से अपन इन ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो आर एच फैक्टर वाला जो होता है, एंटी डी जो सोल्यूशन होता है, ये भी होता है, और ये भी अपन डालते हैं, ठीक है। तो ये भी जिस जिसके साथ प्रक्रिया करता है, जिसके साथ ये फट जाता है, तो उसमें अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव का भी पता है, वो चल जाता है, ठीक है। ये देखो एग्लूटिनेशन करते हैं अपन, एंटी ए वाला डालते हो ब्लड ग्रुप अपन को ए निकल के आता है। एग्लूटिनेशन विथ एंटी बी, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। एग्लूटिनेशन विथ बोथ, दोनों के साथ, तो ए बी हो जाएगा। नो एग्लूटिनेशन तो ओ हो जाएगा। एग्लूटिनेशन विथ एंटी डी तो आर एच पॉजिटिव है वो आ जाएगा, मतलब अगर वो उसके साथ फट जाएगा तो आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब भी होती है तो उस केस में आरबीसी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अपन ने किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप बिना मैच के किसी तीसरे आदमी को अगर लगा देते हैं, तो उस केस में अपन देखते हैं कि उस केस में अपन को क्या देखने को मिलता है कि उनकी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो हो जाती है, उस व्यक्ति की जो आरबीसीज है उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वो आरबीसीज टूटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है आरबीसी, आपको पता है। तो आरबीसीज अगर टूटना स्टार्ट हो जाएगी, आरबीसीज मरना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें उसका ब्लड का लॉस होना है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
इन ब्लड ग्रुप के इस ब्लड ग्रुप के हिसाब से अपन देखें तो इसमें एक हेमोलाइटिक डिजीज होती है न्यूबॉर्न के अंदर, ठीक है। न्यूबॉर्न के अंदर हेमोलाइटिक डिजीज होती है जिसको अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से जानते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से जानते हैं कि एक माता जी है वो प्रेग्नेंट है और उसकी फर्स्ट बेबी है, वो उसकी डिलीवरी सफलतापूर्वक हो जाती है, लेकिन माता जी का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होता है और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और पॉजिटिव होने की वजह से उस बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने की वजह से उस ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो माताजी होती है या मदर जो होती है, उस मदर के कांटेक्ट में या मदर का जो ब्लड है, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में बच्चे का थोड़ा सा ब्लड आ जाता है और उसकी वजह से उसकी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है और एंटीबॉडीज बन जाती है तो दूसरा जब भी बच्चा होगा तो उस बच्चे के अंदर हिमोलाइसिस की प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी, उसकी आरबीसी है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी और दूसरा बच्चा है वो बहुत सारी कंडीशन में उसकी मौत भी है वो हो सकती है, या दूसरा बच्चा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक मदर है वो आरएस नेगेटिव है, आरएस नेगेटिव मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि माता और पिता दोनों के मिले जुले गुण है वो अपने अंदर देखने को मिलते हैं। तो मान लो कि पिताजी की वजह से उसका आरएच पॉजिटिव हो गया ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो इसका तो आरएच पॉजिटिव है और मदर का क्या है, नेगेटिव है, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीटल ब्लड है वो एंटर कर जाएगा किसमें, मेटरनल सर्कुलेशन में, ठीक है। मेटरनल सर्कुलेशन के अंदर क्या कर जाएगा, वो ब्लड है वो क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, ठीक है। और मदर प्रोड्यूस एंटी डी एंटीबॉडीज, ठीक है। और इस ब्लड ग्रुप के खिलाफ या आरएच पॉजिटिव जो ब्लड था इसके खिलाफ मदर की बॉडी में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडीज बन जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या देखने को मिलेगा, तो मेटरनल एंटीबॉडीज क्रॉस प्लासेंटा, ठीक है। जब प्लासेंटा के माध्यम से मदर का जो ब्लड होगा उसमें से जो एंटीबॉडी जो बनी थी ये प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी के पास चली जाएगी, जो दूसरा चाइल्ड होगा उसकी बॉडी में चली जाएगी और उसकी बॉडी में जाके उसके आरबीसीज को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसीज कोज हीमोलाइसिस, और हीमोलाइसिस की कंडीशन है वो अपन को देखने को मिलेगी, उसकी आरबीसीज है उसका ब्रेकडाउन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इससे बेबी पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, जो दूसरा बच्चा जो माँ के एब्डोमेन में जो सर्वाइव कर रहा है, माँ के गर्भ में जो सर्वाइव कर रहा है उस पे क्या आएगा, तो उसको सीवियर एनीमिया हो सकता है, उसको जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि आरबीसी टूट रही है तो जॉन्डिस हो सकता है। एनलार्ज लीवर एंड स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन का काम बढ़ गया, क्यों, क्योंकि आरबीसी टूट रही है तो उस केस में स्प्लीन को ज्यादा भक्षण करना पड़ रहा है, तो लीवर और जो आपका स्प्लीन है उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके अलावा उसको हार्ट फेलियर का चांस हो सकता है, बच्चे को ब्लड की कमी की वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा और सीवियर केस के अंदर हार्ट फेलियर की कंडीशन वो देखने को मिल सकती है, मे बी फेटल, और वो बच्चे के लिए घातक भी हो सकता है, बच्चे की डेथ है वो भी देखने को मिल सकती है। प्रिवेंशन क्या करें, अगर ऐसा कोई केस हो तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, तो इंजेक्शन लगाना होता है, एक एंटी डी इंजेक्शन आता है जो रोगेम के नाम से जाना जाता है, वो मदर को अपन को लगाना होता है, जो कि उसको आरएस नेगेटिव जो मदर होती है उसको अपन को लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे उसकी बॉडी में पहले ही एंटीबॉडीज है उनका निर्माण है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपन को इंजेक्शन लगाना है या आफ्टर डिलीवरी अपन ये इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में अपने ब्लड को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है, जो बेसिक जो कंसेप्ट थे ब्लड के उसको अपन ने राकेश वर्मा एजुकेशन जो चैनल है उस पर काफी डिटेल में अपन ने बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी और आप अपना जो प्यार स्नेह प्रेम है वो हमारे साथ बनाए रखें और राकेश वर्मा एजुटेक चैनल को अच्छे से फॉलो करें। अपन बहुत सारे वीडियोज इस पे लेके आने वाले हैं और आप लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है वो रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।